नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का। बुलेटिन शुरू करने से पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। खेलो MP यूथ गेम्स का शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। नर्मदापुरम संभाग देकर साहस और सम्मान नर्मदापुरम संभाग के ये खिलाड़ी बढ़ रहे हैं विश्वास के साथ। ये सिर्फ मार्च पास्ट नहीं, ये है जीत की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश। रीवा संभाग विंध्य की वादियों श्वेत शेर की पहचान और वीरता की परंपरा संग रीवा संभाग के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं सपनों और संकल्पों के रंग। तालियां बजती रहे सागर संभाग, झीलों की नगरी सागर, साहस और संस्कारों की पहचान। बुंदेलखंड के सागर संभाग से निकले ये खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश का मान। शहडोल संभाग, जोरदार तालियां शहडोल संभाग के लिए। घने वनों पर्वतों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की पहचान शहडोल संभाग के ये खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश का मान। इनके हर कदम में है दृढ़ निश्चय, हर नजर में है लक्ष्य की ज्योति। इंदौर उज्जैन संभाग, जहां हर भोर होती है बाबा महाकाल के जयकार के साथ, बाबा महाकाल की कृपा और आशीर्वाद के साथ। भोपाल संभाग, झील की ठंडी हवाओं सा शांत पर हौसलों में अडिग तूफान। भोपाल संभाग के खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की शान। हर कदम में आत्मविश्वास, हर चेहरे पर उजली मुस्कान, मैदान में चमकने को है तैयार भोपाल का युवा जहान। एक बार आप सब दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें बदलते मध्य प्रदेश के विकास के नव प्रवर्तक के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और उस शिक्षा शक्ति का परिचायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। स्टेडियम में गूंजती हर ताल, हर कदम की थाप, हर सीना तान कर चलता खिलाड़ी ये बता रहा है, यस वी आर रेडी, रेडी टू प्ले, रेडी टू विन, रेडी टू मेक MP प्राउड। देवियों सज्जनों, इन ऊर्जावान खिलाड़ियों का हम सभी एक बार फिर जोशीला स्वागत करें अपनी भरपूर तालियों के द्वारा। और अब क्रम है और अब खेलो MP यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय शुभारंभ प्रोग्राम का सबसे प्रेरणादायक क्षण, ओथ टेकिंग सेरेमनी। हम आग्रह करते हैं हमारे सभी खिलाड़ियों से, इस प्रांगण में मौजूद हमारे सभी खिलाड़ी जो स्टेडियम में मौजूद हैं, कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ जी, सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब क्रम है जब खेलो MP यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय शुभारंभ प्रोग्राम का प्रेरणादायक क्षण, ओथ टेकिंग सेरेमनी। आप सभी ओथ को रिपीट करेंगे, क्योंकि खेल सिर्फ ऊर्जा या ताकत का नहीं, ईमानदारी, सम्मान और अनुशासन का नाम भी है। आइए हम सब अपनी जगह खड़े हो जाएं। जितने खिलाड़ी हैं शपथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं एक अनुशासन और प्रेरणा के साथ शपथ के लिए। हम शपथ लेते हैं कि खेलो MP यूथ गेम्स में अनुशासन एवं सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। हम खेलों के निर्धारित सभी नियमों का पालन करेंगे और तो भोपाल की तस्वीरें आप तक दिखा रहे थे, जहां पर तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो MP यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। इस पर लौटेंगे, तस्वीरें आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच शुरू हुए एक नए अध्याय की। करीब 4 साल से लगातार चल रही बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को भारत और यूरोपीय यूनियन के शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान हुआ। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समझौते को मदर ऑफ ऑल डील बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत अब एनर्जी डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, भारत ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रहा है। बता दें कि यह समझौता अगले साल से लागू होगा। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल्स, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों जैसी चीजों पर यूरोपीय यूनियन में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक समझौते की कानूनी शब्दावली पर काम हो रहा है। 5 से 6 महीने में इसके पूरा होने पर समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत होंगे। इसके बाद दोनों देशों में इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोपीय यूनियन के बीच हो रहे इस समझौते को लेकर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा बलिदान दिया है। हमने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बदले में देखिए यूरोप भारत से ट्रेड डील करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि यूरोपीय यूनियन खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहा है। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एफटीए हो चुका है। जून 2022 में ये दोबारा बातचीत शुरू हुई थी। दरअसल ये लंबे दौर की बातचीत है, कई सालों से चल रही है। 18 दौर की वार्ता के बाद ट्रेड एग्रीमेंट पर अब सहमति बन गई है। अभी भारतीय निर्यात पर ईयू का टैरिफ 3.8% है। वहीं ईयू से आने वाली चीजों पर भारतीय टैरिफ औसतन 9.3% के करीब है। और अब जो है अगले साल से ये एफटीए लागू होगा। तमाम जो शब्दावली है जिसको कानूनी रूप दिया जा रहा है उसका जो है काम चल रहा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी माफ करें हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। मेरा सवाल यही है कि यूरोपीय यूनियन से हमने बड़ी अच्छी डील की है, क्या भविष्य पर इसका असर पड़ने वाला है और अमेरिका क्यों नाराज है इस बात से? नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने जो व्यापार युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा था या जो मोर्चा खोला था, अब वो उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। जो टैरिफ युद्ध के जरिए ट्रंप चाहते थे कि भारत को दबाव में ले आए, भारत के किसानों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया जाए, भारत के मार्केट को पर कब्जा कर लिया जाए, चीन के खिलाफ भारत को खड़ा कर दिया जाए। लेकिन भारत ने बहुत ही शांति से इस समय को न केवल देखा, लेकिन जो ट्रंप के भड़काने वाले बयान थे उनसे अपने आप को किनारे भी करके रखा। अब आप देखिए कि यूरोपियन संघ से जो हमारा समझौता हुआ है, तो भारत की टेक्सटाइल मिल जिसको बर्बाद करने पर आमादा था अमेरिका, अब उसके नए द्वार यूरोप में खुल गए। अब हमारे बच्चे जो है वो जर्मनी पढ़ने जा सकते हैं। अब हम यूरोप और भारत के बीच साझेदारी इतनी जबरदस्त है कि उसका प्रभाव रेडीमेड कपड़े, सूती कपड़े, हस्तशिल्प, फाइबर, जूट, ऊन, हथकरघा, रेशमी उत्पाद, मतलब हस्तशिल्प सब पर पड़ने वाला है। तो इससे भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप जो है वो बहुत बड़ा बाजार है, विकसित देशों का बाजार है, 27 देशों का एक बहुत बड़ा बाजार है। तो ऐसे में अब ट्रंप के जो इरादे हैं वो धराशायी होने की कगार पर आ गए, या यूं कहें कि धराशायी हो ही गए। यही कारण है कि ट्रंप अब गुस्से में है और भारत और यूरोपियन संघ की जो साझेदारी है वो इस बात का प्रमाण है कि भारत दुनिया का एक बहुत ही राजनीतिक स्थिरता वाला देश है, जिसमें जहां का न केवल बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, लेकिन वहां पर व्यापार करने के लिए बहुत ही अच्छे अवसर भी है। बिल्कुल, व्यापार करने के अच्छे अवसर हैं। पूरी दुनिया चाहती है कि भारत का बाजार जो है उसके लिए सुलभ हो जाए, वहां आना जाना आसान हो।
बाजार करना आसान हो, इसलिए दुनिया आना चाहती है और दुनिया भारत से सामान खरीदना भी चाहती है। और इसी का नतीजा है कि भारत यूरोपीय यूनियन के बीच FTA हुआ है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। तो अब यूरोपीय यूनियन के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात किन्नर अखाड़े में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवादों के बाद पूर्व अभिनेत्री और महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी संवेदनशील विषय पर बिना अनुमति टिप्पणी करना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है। ममता ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्होंने इस्तीफा पूरी स्वेच्छा से दिया है। बता दें कि 25 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भूमिका और आचरण पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अखाड़े की ओर से यह कार्रवाई की गई है। 27 जनवरी 2026 से ये प्रभावी हो गया है। यह निर्णय पूरी स्वेच्छा और सही मानसिक स्थिति में लिया है। ममता कुलकर्णी ने सफाई दिया है कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। मेरा कोई मतभेद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या अखाड़े के किसी सदस्य से नहीं है। सभी के प्रति सम्मान और आभार। आध्यात्मिक ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा। ममता कुलकर्णी ने यह भी बताया कि उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सत्य को किसी पद या वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, ये कह रही हैं ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ किन्नर अखाड़े ने कहा है कि उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का फैसला, अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और उन्होंने ही निकाला है। लेकिन दूसरी ओर ममता कुलकर्णी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कह रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। अब अखाड़े से ममता का नाता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन ममता कुलकर्णी कहती हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान स्वतंत्र रूप से आगे प्रवाहित होता रहेगा। सत्य को किसी पद या वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जो विवाद है उस पर बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, जिसके बाद से वो मीडिया में आ गई थी, चर्चा हो रही थी इस बात की और इसके बाद से किन्नर अखाड़े ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और उन्हें निष्कासित कर दिया है। मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए, आप योगी हो। मैं तो कहूंगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा। और हमारे अखाड़े की एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियां करी हैं जो हम उससे दूर हैं, उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं, पर अगर कोई किसी की परंपरा पे उंगली उठाए तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी से हमने दूरी बना ली है। वो हमारे अखाड़े की कोई सदस्य नहीं है। हमारे पूरे अखाड़े ने मिलकर ये बात को निर्णय लिया है। वो भिन्न भिन्न टिप्पणियां करके
बीच में भी बहुत बवाल हुआ था। तो हम बवाल नहीं चाहते, हम किन्नर अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में महिला है, पुरुष है, सभी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि सब धर्म पे चलें, ना विवादों में फंसे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर कब खत्म होगा विवाद की। यूपी में चल रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद का यह मामला है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। शासन ने कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शामली अटैच कर दिया गया है। देर रात शंकराचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बात की और उनसे कहा कि पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है। जो पद आपको सरकार ने दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको देंगे। आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई का विरोध बताया था। उन्होंने 5 पेज का लेटर भी लिखा था। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री साल 2019 में पीसीएस अफसर बने थे। उनकी 15वीं रैंक आई थी। कानपुर के रहने वाले अलंकार अग्निहोत्री ऑफिस में भगवान बजरंगबली की तस्वीर लगाकर चर्चा में आए थे। दरअसल करीब 5 महीने पहले बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने कार्यालय में हनुमान जी की तस्वीर लगाई थी, जिसका भीम आर्मी ने जमकर विरोध किया था। कुल मिलाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है और इस विवाद में और आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद प्रयागराज में सामने आया। इससे नाराज होकर आहत होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है। यूजीसी के नए नियमों का भी वो विरोध कर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन भी आमने सामने है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे समानता का सवाल और उस पर मचे बवाल की। यूजीसी के नए नियमों को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक भयंकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को दूर करने और इसके उद्देश्य से यूजीसी ने नए नियमों में कुछ बदलाव किया, जिससे सवर्णों में भारी नाराजगी है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज आज दिल्ली में सड़कों पर उतर गया और दिल्ली में यूजीसी कार्यालय का घेराव किया। स्वर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है और यह छात्रों के हितों की हत्या जैसा है। साथ ही उनका आरोप है कि यह शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश है। उच्च और शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों की हाल में जारी अधिसूचना की सामान्य वर्ग काफी आलोचना कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मकसद क्या है यूजीसी के नए नियम का। दरअसल उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव विरोधी तंत्र को मजबूत करना इसका मकसद है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना ही इसका मकसद है। इसके अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इक्विटी कमेटियां, समान अवसर केंद्रों, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग स्क्वाड के गठन पर काम होगा। नया नियम देश की एकता और शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये कहना है। दरअसल इस पूरे मामले में नए नियम जो है समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना जा रहा है। स्वर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। दरअसल ये पूरा कानून ओबीसी, एससी, एसटी और इसके अलावा महिला और दिव्यांगों के लिए है और इसमें सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी है, स्वर्ण समाज है, वो इसमें शामिल नहीं है। और लोगों का कहना है कि नए नियम से देश में सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव विरोधी तंत्र को मजबूत करना है, जातिगत भेदभाव को रोकना है और जो नियम है वो बताते हैं कि जातिगत भेदभाव से ओबीसी, एससी, एसटी समाज को बचाने के लिए ये नियम है। इसका मतलब कि सामान्य वर्ग जो है वो
नियमों का अवहेलना करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसीलिए जो जनरल कैटेगरी है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए नियम देश की एकता और शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नया नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। यूपी से लेकर दिल्ली तक जो है अब स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा देगा, जातिवाद की खाई को और गहरा करता चला जाएगा। दरअसल यूजीसी ने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक विश्वविद्यालयों में जो जातिगत भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ये नियम बनाया गया है। और इस कमेटी में वो लोग रहेंगे जिन पर जातिगत भेदभाव होता है, जिनके खिलाफ होता है। उनमें है ओबीसी समाज, इनके खिलाफ भी जातिगत भेदभाव होगा। वो जो है इस कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उनके अलावा एससी समाज, एसटी समाज, इसके अलावा महिलाएं और दिव्यांग बच्चों जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, अगर उनके साथ भी भेदभाव होता है तो वो भी इस तंत्र के जरिए शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है यूजीसी के इस नए नियम में शिकायत नहीं कर पाएगा और यही वो मसला है जिसका विरोध कर रहा है स्वर्ण समाज, यानी जनरल कास्ट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि तमाम चीजों को समझा जाएगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें बदलाव करती है सरकार, क्योंकि विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।